हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है विद्युत धारिता। तो इससे पहले हम जो विद्युत विभव को पढ़ चुके हैं। हालांकि विद्युत विभव और विद्युत धारिता दोनों एक ही चैप्टर है, लेकिन हमने क्या किया है कि विद्युत विभव को अलग चैप्टर नाम दे दिया और विद्युत धारिता को अलग नाम चैप्टर दे दिया, ठीक है ना। हालांकि विद्युत धारिता जो विद्युत विभव के अगला ही पोर्शन है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर दिया ताकि चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। और विद्युत धारिता, इन धारिता को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस। और आपने एक नाम सुना होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर आपने नाम सुना होगा। ये आपने देखा होगा, आपने देखा भी इसको, जैसे कि फैन के अंदर, मोटर के अंदर, है ना। फैन की बात करें तो अगर हम सीलिंग फैन की बात करें या कोई भी फैन की बात करें तो आपको पता होगा कि उसमें एक सेल टाइप में है ना, व्हाइट कलर का है या मतलब और भी कोई दूसरा कलर का जो है मतलब बेलनाकार एक सेल टाइप की डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटर। और कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं हम क्या, संधारित्र। ये चैप्टर पूरा के पूरा जो है संधारित्र पे बेस्ड है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, कई बार हम जैसे हम जो हमारा स्विच होता है उसको हम ऑन करते हैं, तो स्विच ऑन करने पे हमारा फैन स्टार्ट नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको लकड़ी से या किसी भी चीज से मार के उसको हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। इलेक्ट्रिशियन देखता है फैन को और बोलता है कि इसका कंडेंसर खराब हो गया है। तो कंडेंसर का मीनिंग कैपेसिटर ही है, या जिसको हम बोलते हैं संधारित्र। तो क्या करता है, उसको मतलब उसको हटा देता है, उसकी जगह नया जो है वो कैपेसिटर लगाता है या कंडेंसर लगाता है। कंडेंसर जो है वो पुरानी टर्मिनोलॉजी है, पहले जो है वो कंडेंसर ही बोलते थे, अब नाम उसका जो कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर कंडेंसर सेम है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में। तो क्या करता है, उसको लगा दो और हमारा फैन जो वापस स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे उसको पढ़ने के लिए हमें उसके लिए एक चीज पढ़नी जरूरी है जिसका नाम है क्या, धारिता। यानी किसी चालक की धारिता क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कैपेसिटेंस जो है वो एक वैसा ही टर्म है जैसा आपने नाम सुना होगा रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटेंस धारिता क्या एक गुण है, आरी बात समझ में, धारिता क्या एक गुण है। इस तरीके से जो रेजिस्टेंस जिसको हम प्रतिरोधक बोलते हैं वो भी क्या एक गुण है, ठीक है ना। और एक आगे और वर्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे इंडक्टेंस, यानी प्रेरकत्व। आरी बात समझ में, तो वो आगे आएगा हमारे। तो रेजिस्टेंस के बारे में तो आप पढ़ चुके हो, यानी प्रतिरोध जो आपने पढ़ा था, रजिस्टर यानी प्रतिरोध। तो रेजिस्टेंस से टर्म रिलेट था क्या, रजिस्टर। और इस तरीके से कैपेसिटेंस से क्या है, कैपेसिटर। तो आगे आएगा इंडक्टेंस, तो इंडक्टेंस से होगा क्या, इंडक्टर। तो आगे आएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, कैपेसिटेंस यानी कि चालक की धारिता, इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर को समझने के लिए सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। तो सपोज मेरे पास में एक कोई ये बॉडी है, अभी मैंने इसको कोई चार्ज नहीं किया, अनचार्ज है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, ये ए पॉइंट। मुझे क्या करना है, इस पे विभव पता करना है कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक अनंत से एक चार्ज को लेके आऊंगा, और वो चार्ज मैंने मान लिया क्या है, 1 कूलम का। 1 कूलम का जो है यहाँ पे चार्ज का कहाँ पे रखा है, अनंत पे। और आपको पता है कि अगर मुझे किसी बिंदु पे अगर विभव निकालना होता है तो मैं चार्ज को कहां से लेके आता हूँ, अनंत से लेके आता हूँ। तो अनंत से क्या कर रहा हूं मैं, बाहुबली की तरह इसको उठाया और मैं यहाँ पे लेके आया। तो यहाँ लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना, कुछ कार्य तो मुझे करना पड़ेगा इसके लिए। तो वो कार्य आप अच्छा, तो कार्य निकालने के लिए देखो मैं यहाँ पे विभवांतर का यूज करता हूँ। तो आपको पता है कि VA माइनस V अनंत, विभवांतर का फॉर्मूला ये तो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो VA माइनस V अनंत तो हो जाएगा मेरे पास में W बटे, ये हमने पढ़ा था, आगे बात समझ में। तो V अनंत क्या होता है, 0, और VA और Q की वैल्यू क्या है, 1। तो ये आ गया मेरे पास में W। यानी कि ऐसे सिंपल है कि अगर आपको 1 कूलम चार्ज को अनंत से इस बिंदु A तक लाने के लिए जितना कार्य करना पड़ा वही गया मेरे पास में विभव, ठीक है। तो मुझे किसी बिंदु पे विभव निकालना होता है, मैं चार्ज को कहां से लेके आता हूँ, अनंत से लेके आता हूँ। और ये मेरे पास में विभवांतर की परिभाषा से मैं जो है यहाँ से कार्य निकाल सकता हूँ, क्लियर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इसको चार्ज किया, मैंने चार्ज मतलब इसको आवेश दिया, ये आवेश दिया। तो जब मैं इसको आवेश दिया तो अब क्या होगा, अब क्या मुझे कार्य उतना ही करना पड़ेगा या ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें पहले से अब ये पॉजिटिव चार्ज है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहा हूँ, और ये भी क्या है, पॉजिटिव है।
तो जब ये पॉजिटिव यहाँ आएगा तो इसको किसका सामना करना पड़ेगा, पॉजिटिव का सामना करेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि जब ये चार्ज यहाँ आएगा तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का देगा, यानी बोलेगा कि आप दूर जाओ। तो इसका मतलब, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ लेके आ रहा हूँ, तो मुझे कार्य क्या करना पड़ेगा, पहले के मुकाबले ज्यादा करना पड़ेगा, तब जो चार्ज यहाँ पे आएगा मुझे क्या कर जो है उसका विभव मिल जाएगा। क्लियर है? तो यह तो समझ में आ गया, मतलब मुझे कार्य थोड़ा ज्यादा करना पड़ा। अगर कार्य ज्यादा करना पड़ा तो इसका मतलब देखो विभव भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब पहले विभव कुछ था, अब विभव और बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, इस पे चार्ज और बढ़ा दिया। चार्ज मैंने इस पे क्या किया, और बढ़ा दिया, आवेश की मात्रा मैंने और बढ़ा दी। तो जैसे ही आवेश मैंने बढ़ाया, तो जब ये चार्ज यहाँ आएगा तो अब इसको बहुत ज्यादा चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसको दूर फेंकेगा, यानी इसको प्रतिकर्षित करेगा। मतलब पहले चार्ज कम था तो कम धक्का मार रहा था इसको, या कम फोर्स लगा रहा था, धक्का मतलब फोर्स। अब क्या ज्यादा चार्ज हो गया, इसका मतलब इस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, यानी अब ये ज्यादा रिपेल होगा, इस तरफ जाएगा, अब ये ज्यादा रिपेल होगा, यानी बस ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। तो मुझे वर्ग क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा करना पड़ेगा। तो वर्ग और ज्यादा करूंगा तो विभव भी क्या आएगा, और ज्यादा आएगा। तो यहां से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चालक को कुछ आवेश देने पर उसके विभव में भी उसी अनुपात में भी वृद्धि होती है। ये है, अरे बात समझ में, चालक को कुछ आवेश देने पर उसके विभव में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे, यानी आपने चार्ज को डबल किया, विभव भी डबल, चार्ज को ट्रिपल किया, विभव भी ट्रिपल। तो यहां से सीधा सीधा आपको पता चल गया कि Q समानुपाती है किसके, V के। बोलो क्लियर है यहाँ तक? है ना? चार्ज बढ़ा रहे थे, विभव भी बढ़ रहा था। विभव कैसे बढ़ रहा था, कार्य बढ़ रहा था ये। तो यहां से जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाता हो तो एक कांस्टेंट आता है निकल के, जिसको हम बोलते हैं C। तो C क्या है, समानुपाती नियतांक है। तो यहां से C इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में Q बटे V। तो यहां से आपको ये अनुपात पता चल गया कि आवेश और विभव के अनुपात को भी हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। तो C को ही हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक यानी कंडक्टर। ठीक है? तो अब देखो यहाँ पे अगर यदि V बराबर 1 वोल्ट हो, V बराबर कितना, 1 वोल्ट हो, तो देखो मेरे पास में C इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, Q। देखो अगर यहाँ 1 रखूंगा तो C इक्वल टू क्या आएगा, Q आएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर आप चार्ज को बढ़ाओगे तो आपकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अगर मैंने सपोज मान लो मेरे पास में 2 बॉडी है, अगर दोनों को मैंने क्या किया, 1 वोल्ट दिया, तो इसमें चार्ज कुछ बढ़ा और इसमें चार्ज जो है इसके मुकाबले ज्यादा बढ़ा, तो हम बोल सकते हैं कि इसकी धारिता ज्यादा है, इसकी कम है। बिकॉज सीधी सी डेफिनेशन निकलती है कि किसी चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को व्यक्त करती है। आगे बात समझ में? अगर आपने 1 वोल्ट जो है वो उसको विभव दिया, उसके चार्ज में वृद्धि हुई, वो चार्ज में वृद्धि क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। कितना, 1 वोल्ट विभव बढ़ाने के लिए। ठीक है? 2 बॉडी ले लो, दोनों में जिसमें ज्यादा चार्ज बढ़ेगा वो हमारे पास में क्या होगी, ज्यादा धारिता होगी उस चालक की। क्लियर है? तो किसी चालक की धारिता उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता कहलाती है। तो आप जितना वोल्ट दोगे, अगर ये आप 1 वोल्ट दे रहे हो तो उसमें चार्ज में वृद्धि हो रही है, तो वही क्या है मेरे पास में, आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि चालक की धारिता। तो ये आपको समझ में आना चाहिए इस चीज को। ठीक है? अब इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके कारण, या इसको ऐसा लिखा, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा विभव के अनुपात, या ऐसा थोड़ा इसको ऐसा अच्छे से लिख लेते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की धारिता कहते हैं।
अभी बात समझ में? तो ये एक डेफिनेशन निकल के आएगी, यानी कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण उस पर उत्पन्न विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ये है मेरे पास में चालक की धारिता की डेफिनेशन। तो यहां से आपको पता चल गया। अब बात करते हैं कि इसके एक ग्राफ को बना लेता हूं मैं, इसका एक ग्राफ बनाता हूं। तो देखो इसके एक्स एक्सिस में अगर मैं v को लेता हूं और इस तरफ मैं q को लूं, तो आपको पता है कि देखो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ग्राफ क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। मतलब अगर विभव बढ़ रहा है तो चालक का आवेश भी बढ़ रहा है, ये आवेश बढ़ रहा है तो चालक का विभव भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहां से इसको मिला दूं, तो आप देखो ये क्या एक एंगल है थीटा। तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है क्या, लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। तो पीछे बची क्या, आधार। तो मुझे क्या पता है, देखो ये पता है, यानी ये पता है और ये पता है, यानी लंब और आधार पता है। तो मैं क्या लगूंगा यहाँ पे, tan थीटा लगूंगा, और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि q बाई v, और वो क्या निकल के आया, c। बिकॉज q बाई v क्या है मेरे पास में, c तो है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब ये स्लोप वो क्या है मेरे पास में, धारिता है। आई बात समझ? जो इस ग्राफ की जो ढाल है वो मेरे पास में क्या है, या प्रवणता जिसको हम बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं, ढाल भी बोलते हैं, वो क्या मेरे पास में चालक की धारिता है। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो मेरे पास में C इज इक्वल टू क्या निकल के आया, Q बाई V, यानी चालक की धारिता क्या होती है, आवेश और विभव के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। अब अगर मैं इसकी ऐसा ही इकाई की बात करूं, तो देखो क्या निकल के आएगी, आवेश, आवेश की क्या होती है, कूलम, विभव की क्या होती है, वोल्ट। तो क्या है, कूलम पर वोल्ट, और इसी को एक नाम और देते हैं, वो है मेरे पास में क्या, फैराड। जैसे आपको पता होगा, आपने प्रतिरोध की जो है वो यूनिट पढ़ी, इकाई पढ़ी, वो क्या होती है, ओम। बट अगर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, और R इज इक्वल टू आपको पता है कि V अपॉन I होता है। तो यहां से अगर मैं इसकी इकाई की बात करूं तो वो होती है वोल्ट पर एम्पियर, बट जब हमने इसको नाम क्या दिया था, ये ओम नाम दिया था। आरी बात समझ में? ये तो बोला था, तो सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो कूलम पर वोल्ट को हमने क्या नाम दिया, फैराड बोला है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगली बात समझ में? अब अगर मैं बात करूं कि मुझे अगर एक फैराड धारिता मुझे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो देख भाई, यदि Q बराबर कितना हो, 1 कूलम, तथा V बराबर कितना हो, 1 वोल्ट, तो जो चालक की धारिता निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 1 फैराड निकल के आएगी। यानी कि ये मेरे पास में 1 कूलम बटे 1 वोल्ट, तो ये आएगा मेरे पास में क्या, 1 फैराड। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यानी कि यहां से क्या पता चला कि यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो चालक की धारिता 1 फैराड होती है। ये समझ में आ गया होगा? अगर मैं किसी चालक को 1 कूलम आवेश दूं, तो उसके विभव में कितनी वृद्धि हो, 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो हम बोलते हैं कि उस चालक की धारिता कितनी है, 1 फैराड है। आगे बात समझ में? तो जो फैराड जो होती है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है। मैं आपको पहले बताता हूँ, फैराड अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब अगला मैं टॉपिक लूंगा ना, तो आपको पता चलेगा कि 1 फैराड अगर किसी चालक की धारिता हो ना, तो उसको हम जो है वो इस अर्थ पे भी नहीं रख सकते। अभी देखना, आपको पता चलेगा आगे। और अगर तो ये तो सबसे बड़ी यूनिट है। अगर मैं कुछ छोटी इकाई की बात करूं, छोटी इकाई, ठीक है ना, छोटी इकाई या कुछ जो है वो आपको पता है वैसे, जैसे कि मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, है ना, और ये जैसे पिको फैराड। तो जब आप जैसे कि अगर मैं बात करूं पंखे का जो कैपेसिटर होता है, उसमें भी देखना आपको जो है वो लिखा होता है, मतलब माइक्रोफैराड में लिखा होता है 2.5 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, इस तरीके से। मोटर वगैरह जो भी होते हैं ना, उनके जो कैपेसिटर होते हैं उन पे जो है वो माइक्रोफैराड में जो उनकी धारिता लिखी हुई होती है।
ठीक है, तो फैरेड जो है वो बहुत ही बड़ी यूनिट है, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में, फैरेड क्या है, एक बड़ी इकाई है, ये ध्यान रखना, ये बड़ी इकाई है, इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक को अगर हम कुछ आवेश देते हैं तो उसके विभव में क्या होती है, उसी अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो आता है मेरे पास में C, यानी Q इज इक्वल टू CV, और C इज इक्वल टू मेरे पास में Q बाई V। यानी कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश के कारण उत्पन्न विभव के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, चालक की धारिता बोलते हैं। ठीक है, और अगर मेरे पास में विभव अगर कितना 1 वोल्ट हो, तो जो मेरे पास में आवेश निकल के आएगा वही मेरे पास में क्या होगी, उस चालक की धारिता होगी। यानी किसी भी चालक का अगर आप विभव 1 वोल्ट बढ़ाओ तो उसके कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उस चालक की धारिता बोलते हैं। तो डेफिनेशन को हम जो 2-3 तरीके से भी बता सकते हैं। आगे बात समझ में, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो आगे बढ़ते हम पढ़ेंगे कि जो अगर मेरे पास में गोलीय चालक हो तो उसकी धारिता क्या होती है, उसकी धारिता हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला भी आ जाएगा, बहुत सिंपल सा है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा गोलीय चालक की धारिता। तो देखिए, किसी भी गोलीय चालक की धारिता जो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये मेरे पास में कोई गोलीय चालक है। ठीक है, इसको मैंने क्या आवेशित कर दिया, आवेश। ठीक है, इसको मैंने जो है वो आवेशित कर रखा है, और ये इसकी त्रिज्या। क्लियर? ठीक है, तो इसका मतलब इसके पृष्ठ पे कुछ ना कुछ तो विभव होगा। यहाँ पे वो विभव की बात करता हूँ, वो मेरे पास में क्या होता है, KQ बाई R, यानी K क्या होता है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो ये इस पे चार्ज क्या दे रखा है मैंने, Q दे रखा है, तो ये विभव होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। अगली बात समझ में, किसी गोलीय चालक के कारण विभव है ना, उसके बाहर, उसके केंद्र पे, उसके पृष्ठ पर। तो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं क्या, इसके पृष्ठ की बात कर रहा हूँ, तो बिकॉज मैं इसी की बात कर रहा हूँ तो इसके पृष्ठ की बात करूंगा। अब अगर मैं धारिता की बात करूं, अगर मैं इस धारिता की बात करूं तो मुझे पता है क्या होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो V की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो देखो ये Q से ये Q कट जाएगा, और ये वाली क्वांटिटी कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। यानी आपको यहाँ से पता चल गया कि C इज प्रोपोर्शनल टू R। देखो, यानी कि अगर R का मान बढ़ेगा तो C का मान भी बढ़ेगा, बिकॉज इसके डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती है। यानी कि अगर किसी भी चालक की त्रिज्या छोटी है तो इसका मतलब उसकी धारिता भी कम होगी। अगर दूसरे चालक की धारिता, सॉरी, अगर उसकी दूसरे चालक की, अगर किसी दूसरे चालक की अगर त्रिज्या बड़ी है तो उसकी धारिता उससे भी ज्यादा होगी। यानी सिंपल सी बात है, कम त्रिज्या तो धारिता भी कम, ज्यादा त्रिज्या तो धारिता ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसकी रेडियस को बढ़ाओ, यानी त्रिज्या को बढ़ाओगे धारिता भी बढ़ेगी, त्रिज्या को कम करोगे धारिता भी कम होगी। सिंपल सा ये याद रखना है। क्लियर है? अब अगर बात करें कि इस चालक की धारिता को मुझे बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको ले जाकर रखना पड़ेगा किसी माध्यम के अंदर। ये किसके अंदर है, वायु में। ये ध्यान रखना, ये किसमें है, वायु में। पहले बता देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। अगर बात करूं मैं माध्यम में, अगर मैं माध्यम में बात करूं तो मेरे पास में देखो जो C इज इक्वल टू होगा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R। बस एप्सिलॉन क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता, और आपको पता है कि माध्यम की विद्युतशीलता को हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, जहां एप्सिलॉन R क्या है, परावैद्युतांक या अपेक्षिक विद्युतशीलता। ये मैं आपको करवा चुका हूं पहले चैप्टर के अंदर। तो जब ये मैं यहाँ रखूंगा तो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R और फिर कैपिटल R। तो ये देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, क्या ये C के बराबर है, तो ये हो जाए, और इसको मैं CM दे देता हूँ बिकॉज माध्यम की बात कर रहा हूँ तो मैं CM मीडियम, तो ये हो जाएगा CM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R इंटू C, और ये C कौन सा है, वायु। ये ध्यान रखना। तो आपको पता चल गया कि अगर हम जब किसी भी गोले चालक को अगर किसी माध्यम में रखते हैं तो उसकी विद्युत जो धारिता है वो क्या हो जाती है, वायु की धारिता की जो है वो, सॉरी, या हम इसको ऐसा बोले कि किसी भी गोलीय चालक को अगर हम किसी माध्यम में रखते हैं तो उसकी जो धारिता है वो उसके परावैद्युतांक के उतने टाइम्स हो जाती है। यानी अगर ये मेरे पास में वायु की धारिता है, C वायु क्या है, ये मेरे पास में ये वायु में धारिता है, तो जो माध्यम की धारिता है वो वायु की धारिता के कितने K गुना हो जाती है।
वायु की धारिता से भी k गुना। अरे एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, k भी तो बोलते थे ना कभी कभी, एप्सिलॉन आर को मैंने k भी लिखा था, इसको हम k भी लिखते हैं, कैपिटल K, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया होगा कि जो माध्यम में जो विद्युत धारिता होती है वो वायु की धारिता के एप्सिलॉन आर गुना होती है या k गुना होती है। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये है मेरे पास में, तो ये ध्यान रखना किसी भी गोले चालक की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R होती है, ये वायु के अंदर है। क्लियर, अब चलते हैं 2 या 3 एग्जांपल करते हैं हम, उससे आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट, कि पृथ्वी को गोलाकार चालक मानते हुए इसकी धारिता की गणना करो। अब पृथ्वी को आपको क्या मानना है, गोला मानना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम गोले चालक की बात कर रहे हैं, तो पृथ्वी को हमने क्या मान लिया, गोले चालक। तो फॉर्मूला हमें पता है कि C = होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, और R क्या है, त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, फिक्स है ये तो आपने 11th में भी तो पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंदर, वहां पढ़ा था आपने पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। और अगर बात करूं मैं इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं 1/9 × 10⁹ बोलो ये किसको समझ में आया, ये अभी तक नहीं आया। अब बताता हूं मैं आपको कैसे। अगर मैं k की बात करूं तो वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर है तो क्या ये 1/10⁹ होगा कि नहीं होगा, आपको तो सोच के बताओ। इसको उधर शिफ्ट कर लो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या रहेगा, 1/9 × 10⁹। क्लियर है, आगे समझ में अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं r की, तो r मेरे पास में कितना है, 6400 किलोमीटर, और 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मैंने किसमें बदल दिया, मीटर में बदल दिया 10⁻3। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आंसर निकल जाएगा, और आपको ये सीधा ही याद रखना है कि पृथ्वी की जो धारिता होती है वो होती है 711 माइक्रोफैरड। देख लो आप, 711 माइक्रोफैरड पृथ्वी की धारिता, क्योंकि पृथ्वी वो कितनी बड़ी है, तो मैंने आपको पहले बताया था 1 फैरड बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब देखो पृथ्वी की धारिता 711 माइक्रोफैरड है, तो अब जब आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम दो, आपको मिल जाए ऐसा क्वेश्चन कि पृथ्वी की धारिता कितनी होती है, अगर आप उसको गोलाकार चालक मानते हो तो आप ये ऑप्शन देखना 711 माइक्रोफैरड, आपको याद रखना, ये समझ ले, एक तरह से लर्न कर लेना इस चीज को। क्लियर है, इसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक धारिता के गोले चालक की, 1 फैरड धारिता के गोले चालक की त्रिज्या कितनी होगी। अब आपको उल्टा क्वेश्चन पूछा है, अब आपको C की वैल्यू दी, अब आपको क्या पूछा है, R पूछा है। क्या आप इसे अपनी अलमारी में रख सकते हो, तो इसका मतलब हम त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या से हमें पता चल जाएगा कि क्या हम उसको अपनी अलमारी में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। तो देखते हैं, तो आपको C = देने का कितना 1 फैरड, और हमें पता है कि C = होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। मुझे R निकाला, मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूंगा, तो मेरे पास में R = आ जाएगा C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब देख लो ये C कितना 1, और ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 9 × 10⁹, और ये देख लो आपका आंसर निकल के आ गया कितना, त्रिज्या कितनी है उसकी, ओ हो 9 × 10⁹, जबकि पृथ्वी की त्रिज्या तो इतनी है 6400 किलोमीटर, और ये देखो कितनी 9 × 10⁹। इसकी अगर 1 फैरड धारिता मुझे चाहिए, अगर 1 फैरड धारिता अगर किसी चालक की है, उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। तो जब आप देख लो कि पृथ्वी की भी कितनी है 711 माइक्रोफैरड, तो कितनी कम है, और ये देख लो, तो इसका मतलब ये पृथ्वी की त्रिज्या कितना गुना हो गया, 1400 गुना, इतना। तो इतना बड़ा क्या आप अपने अलमारी में रख सकोगे क्या ऐसा चालक, आप उसको पृथ्वी पर भी नहीं रख सकते। हमारी बात समझ में, इतना बड़ा है। क्लियर, तो हम यहाँ पर आंसर आएगा क्या, नहीं, इसको हम अपने अलमारी में नहीं रख सकते। क्लियर, तो त्रिज्या इतनी बड़ी है। ठीक, एक और क्वेश्चन, यदि एक गोलीय चालक की धारिता वायु में 2 पिकोफैरड है, तो ये तो C वायु, ये आपको दे देगा कितना 2 पिकोफैरड, तथा इसे किसी माध्यम में रखने पर इसकी धारिता 12 पिकोफैरड, तो माध्यम में रख दिया तो कितनी आ गई 12 पिकोफैरड। तो माध्यम के परावैद्युतांक का मान कितना होगा, आपको क्या निकालना है, परावैद्युतांक। ये एप्सिलॉन R क्या है, यहाँ लिख लेता हूं मैं, एप्सिलॉन R, ये जो एप्सिलॉन R है वो है मेरे पास में क्या, परावैद्युतांक, ये ध्यान रखना। या कभी कभी इसको हम जो K भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या निकला, परावैद्युतांक निकालना है। क्या हम ये रिजल्ट यहाँ पे लगा लें, तो ये हो जाएगा मेरे पास में, देखो क्या, Cm = एप्सिलॉन R C
वायु। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना 12 और ये एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई 6। तो इसको काट दो तो एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी निकल के आई, सॉरी अच्छा 2 ले रखा है ना, हाँ तो 6 आया। कितना आया 6। तो ये है मेरे पास में इसका बड़ा वैल्यू था। आगे बात समझ में? तो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आपको धारिता के बारे में भी सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो कल से स्टार्ट करेंगे वो हमारा होगा कैपेसिटर यानी संधारित्र के बारे में हम पढ़ेंगे। और संधारित्र का क्या सिद्धांत होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, वो सब आगे आते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।